कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए जो है हिस्ट्री का चैप्टर 4 लेके आया हूँ। भारत में राष्ट्रवाद, कैसे हम लोग का देश आज़ाद हुआ, इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना समय लगा। कहने का एक कहावत है दोस्तों कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में जो है सबसे कीमती चीज़ आपके लिए क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कीमती चीज़ है ना, समय। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। एक समय था जब हमारा देश किसी देश का गुलाम था और आज हमारा देश आजाद है और हम सभी जो है क्या है, आजाद है। तो समय समय की बात होती है और समय से ही क्या बहुत कुछ निकलता है और बहुत कुछ जो है समय के हिसाब से चलता है। इसलिए आपको भी समय के हिसाब से चलना होगा। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है मैट्रिक में या आप टॉपर बनना है, तो किसी भी वीडियो को या किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास को ध्यान से बैठ के सुनना प्रयास करें। जितना आप उसमें समय दीजिएगा आप उतना उसमें जो है क्या अच्छा होते जाइएगा। चलिए, आप सभी का जो है तहे दिल से मैं एनसीईआरटी सोशल साइंस वाले चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं राहुल सर आज जो है आप सभी को पढ़ाने वाला हूं भारत में राष्ट्रवाद, वो भी एक अच्छे तरीके से, ताकि आपको 100% जो है याद हो जाए, आपको किताब देखने का कोई जरूरत ना हो। ठीक है ना? चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का नाम ही है क्या, वन क्लिक। क्या नाम रखे हैं? वन क्लिक। एक क्लिक में जो है आपको क्या हो जाएगा, टोटल याद हो जाएगा। एक क्लिक में आपको जो है सारा कुछ याद हो जाएगा। देखिए, मेरा एक ही मोटिव रहता है कि बच्चे को बेहतर से बेहतर जो है नॉलेज दिया जाए, बेहतर से बेहतर जो है शिक्षा दिया जाए, ताकि बच्चा आगे चल के जो है अपने देश का, सबसे पहले तो अपने देश का नाम क्या करे, रोशन करे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना रुके, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है किसी भी वीडियो में और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय जो है बहुत ज्यादा लगे और आपको जो है उसके लिए जो है बहुत ज्यादा समय देना पड़े। ठीक है ना? चलिए देखिए, हम लोग पहले जो है पढ़ते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने इसी में जो है कुछ पॉइंट आपको समझाया था, जो कि 7 मिनट का वीडियो है। अगर उसको वॉच नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं उसी वीडियो में पूरा क्लास करने वाला था, मगर नेटवर्क इशू के कारण जो है और उस दिन जो है मैं आप सभी को लाइव नहीं दे पाया। कल के डेट का ही बात करता हूँ, ठीक है ना? 28 तारीख में मैं आप सभी को लाइव नहीं दे पाया। आज मैं प्रयास करूंगा आप सभी को जो है पूरा समझाने का राष्ट्रवाद के बारे में। देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का जो है अर्थ क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम भाव, ठीक है ना, प्रकट करना। जब हम जब किसी काम को हम लोग करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो शारीरिक तरीके से करते हैं, एक तो मानसिक तरीके से करते हैं। तो शारीरिक तरीके में क्या होता है ना कि हम लोग खटते हैं, किसी भी चीज को उठा के यहाँ से वहां रखना या इधर से उधर रखना, तो ये हो गया शारीरिक तरीका। मानसिक तरीका से कोई चीज आपको सॉल्व कर रहे हैं या किसी चीज का आप कोई चीज बना रहे हैं या किसी चीज को बता रहे हैं, तो वो हो गया मानसिक। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से तो राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है ना कि ये अंदर से निकलता है, ये हम लोग के दिमाग से और दिल से पैदा होता है राष्ट्रवाद की भावना। तो राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गया? राष्ट्रवाद का अर्थ है सीधा कि अपने देश के प्रति जो भावना उत्पन्न हो, किसके लिए? आजादी के लिए, आजाद रहने के लिए, अपने देश को आजाद देखने का सपना, ये जो है राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। अगर पढ़े हम लोग यहाँ पे, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना और एक समान चेतना की भावना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद का अर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद का अर्थ कहलाता है। उसके बाद लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। लोग जो है ना आपस में सामाजिक और राजनीतिक सही प्रकार का क्या जो ज्ञान होता है उसको क्या करते हैं? आपस में साझा करते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग अपने भारत देश में 28 राज्य में बटे हुए हैं, फिर भी हम लोग का जो है सबसे बड़ा हम लोग के लिए क्या है? भारत देश है, तिरंगा है। इसी कारण से जब देश की बात आती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप सभी को पता ही है राष्ट्रवाद को जन्म देने वाला कारक कौन सा था। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, राष्ट्रवाद को जो जन्म देने वाला कारक था वो था यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर पढ़े थे 1, ठीक है, इसलिए मैं आपको चैप्टर 4 लेके आया। इसके बाद जो है मैं आपके लिए चैप्टर 3 लेके आऊंगा, फ्रांस की क्रांति। अब देखिए, सॉरी, रूस की क्रांति। अब देखिए, राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ, राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ मतलब कहता है
कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी, उसी समय में हम लोग के देश के जो बड़े बड़े नेता थे, उसके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना दूसरे देश को देख के क्या उत्पन्न होना शुरू हो गया। क्या हो गया? उत्पन्न होना शुरू हो गया, जिससे हम लोग के देश में भी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होने लगी। उसके बाद देखिए, जैसे भारत, वियतनाम जैसे उपनिवेश में उपनिवेशवाद विरोध आंदोलन जुड़ा हुआ है। अब देखिए, उपनिवेश क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जब कोई शक्तिशाली देश किसी देश को आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक तरीके से अपने अधीन कर लेता है, समझ गए ना, मतलब आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, सब तरीके से क्या कर लेता है? अपने अधीन कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। वो हमारा शोषण करता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कैद बना लिया, आपको कोई कैद कर लिया और आपका जो है ना सभी प्रकार से क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उपनिवेश कह सकते हैं। आप किसका उपनिवेश है? जो आपका शोषण कर रहा है। जैसे भारत उपनिवेश था 200 वर्षों तक, किसका? अंग्रेजों का। ठीक है ना? क्लियर यहां तक? अब चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है हम लोग का। दूसरा पॉइंट है भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण। अब देखिए, भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी, उसका मुख्य कारण क्या था? सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कारण था, उसका क्या था? उस कारण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, साहित्य, लोक कथाओं, गीतों एवं चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। जैसा कि मैंने बोला आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है गीत लिखा गया, वंदे मातरम। बहुत सारे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बहुत सारा जो है लेख लिखा गया, बहुत सारा जो है राष्ट्रीय गान लिखा गया, गीत लिखा गया, जिससे क्या हुआ ना, वहां के आदमी में जो है अपने देश के प्रति भावना उत्पन्न होनी शुरू हो गई। अपने देश के प्रति सब कोई लड़ना जो है चाहने लगा, और वहां पे जो है ना एक आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए। ठीक है ना? जिस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई। ठीक है ना? अब देखिए, भारत माता की छवि रूप लेने लगी, लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान, उसके बाद चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण झंडा, इतिहास का पूर्ण व्याख्या। अब देखिए, आदमी जो है ना अपने देश को आजाद कराने के लिए, जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य से आजाद कराने के लिए महाराणा प्रताप लड़ते थे, उसी प्रकार से जो है सभी उस चीज को सोचने लगे और देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेज से आजाद कराने के लिए वो लोग संघर्ष करना शुरू कर दिए। तो ये हो गया पनपने का कारण। ठीक है ना? उसके बाद आगे बताते हैं। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। आप सभी को पता है ना, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 में पहला विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सभी प्रकार के जो देश थे, जितने भी शक्तिशाली देश थे, वो आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। वो आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। जिस कारण से जो है बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी जो है। अब जहां पे देखिए, अब मान लीजिए 10 देश मिलकर लड़ रहा है, तो उसमें छोटा देश जो है ना कुचला जाता है। उसमें छोटा देश जो है ना वो कुचला जाता है। किस प्रकार से? तो आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड जो था, उसका शासन था कहाँ पे? भारत पे था, वियतनाम में था, सॉरी अमेरिका में, वियतनाम में अमेरिका का शासन था, और इंग्लैंड का शासन भारत पर था। तो सभी देश यहाँ का शोषण करके वहां पे जाके विश्व युद्ध में अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है ना? जिस कारण से इसके बीच में कौन पिस रहा था? वियतनाम पिस रहा था, भारत पिस रहा था, जो देश क्या उपनिवेश था वो सब पिस रहा था। समझ गए ना? उस सभी को जो है बहुत दिक्कत हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध को लेके। ठीक है ना? अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो है ना भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो है सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। युद्ध के कारण जो है इंग्लैंड जो है यहाँ पे जो रक्षा संबंधी खर्चे थे उसमें क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। इसे पूरा करने के लिए क्या लिए गए? कर्ज लिए गए और टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया। मतलब कि भारत में जो है लगान को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए, अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। अब देखिए, अतिरिक्त जो है राजस्व जुटाने, मतलब भूमि को ज्यादा भूमि को जो है हम क्या कर ले? अर्जित कर ले। कौन? अंग्रेज चाहता था। उसके लिए उसने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया। उसके बाद इनकम टैक्स को क्या दिया? लगान उसने बढ़ा दिया। समझ गए ना? उसके बाद देखिए, युद्ध के वर्षों में चीजों की कीमतें बढ़ गई। युद्ध में जो है वर्षों की जो चीजें थी वो क्या थी? उसकी कीमत बढ़ गई। 1913 से 1918 के बीच में दाम दुगुने हो गए। आप सभी को पता है 1913 से लेके 1918 के बीच में जो सामान 2 रुपया में मिलता था, उस सामान का दाम 4 रुपया हो गया। और वहां पे क्या बढ़ गया?
जैसे कि आप सभी अभी के टाइम में जो है तेल पहले कितना रुपया था पेट्रोल डीजल, अभी जो है दाम उसका दुगुना हो गया। 50 रुपया डीजल में, मतलब कि 50 रुपया डीजल मिलता था और पेट्रोल जो है 60-70 रुपया मिलता था, और अभी क्या है 100 रुपया डीजल मिलता है और 114 रुपया 115 रुपया क्या मिलता है पेट्रोल मिलता है। इससे क्या हो गया, दाम दुगुना हो गया। ये उसी टाइम का ये खर्चा है, समझ गए, उसी टाइम इस प्रकार से भी उसी टाइम हुआ था। उसके बाद देखिए दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। अब देखिए दाम जब बढ़ता है किसी चीज का, सबसे ज्यादा किसको परेशानी होता है, आम आदमी को होता है, मिडिल क्लास फैमिली को होता है, समझ गए ना, सबसे ज्यादा किसको परेशानी होता है, मिडिल क्लास फैमिली को होता है। उसके बाद ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। अब देखिए वहां के लोग क्या कर रहे थे ना कि अंग्रेज जो था ना वहां पे ग्रामीण जो जवान लड़का था उसको क्या करने लगा, अपने सेना में जबरन क्या करने लगा, भर्ती करने लगा, जिस कारण से वहां पे जो है क्या उसके वहां पे जो है ना ग्रामीणों के बीच में जो है ना बहुत सारी अफवाहें फैलने लगी, ठीक है ना, कि प्रथम युद्ध में भेजा जा रहा है बच्चों को और यहाँ से भर्ती कर करके जबरन भर्ती जबरदस्ती भर्ती करवाने लगा। तो उसके बाद देखिए भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। भारत का जो जमीन था वहां पे नील की खेती करने के कारण से जो है बहुत जगह जो है उपज खराब हो गया, जमीन जो है बंजर हो गई, जिस कारण से वहां पे क्या फसल नहीं उपजने लगा, जिस कारण से क्या हो गया वहां पे जो है किस चीज की भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या चीज की स्थिति उत्पन्न हो गई, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके बाद फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। फ्लू जो है, फ्लू नाम का बीमारी आया जिसने क्या कर दिया, वहां की समस्या को और गंभीर कर दिया, कहाँ की, भारत की समस्या को। उसके बाद देखिए 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोग मारे गए। मतलब कि 120 लाख से लेके 130 लाख लोग जो है मारे गए। कब, 1921 में। 1921 की जनगणना के अनुसार जो है मतलब कितने लोग मारे गए, 120 लाख से लेके 130 लाख तक के लोग क्या किए गए, मारे गए। उसके बाद देखिए अब कहता है सत्याग्रह का विचार। अब देखिए सत्याग्रह के बारे में हम जानते हैं सत्याग्रह क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सत्याग्रह का क्या मतलब होता है। देखिए सत्याग्रह का मतलब होता है, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, सत्याग्रह का अर्थ होता है यह सत्य अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता। और सत्याग्रह का जो है अपना सबसे सत्याग्रह का सबसे उदाहरण कौन है, महात्मा गांधी है, समझ गए ना। वो जो है इस चीज का प्रतिपादन किए और उन्होंने स्टार्ट किया। हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में आप सभी को जो है कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, बराबर आप सभी को डालता हूँ, आप सभी देखते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी पुल करते हैं। और उसके बाद आप सभी को बता दूं कि अगर इस प्रकार के आपको नोट्स चाहिए तो हमारे जो है दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो इसमें दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर ये है, मैं आपको बता देता हूँ, 7464083821 पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। क्या करना है, व्हाट्सअप जो है मैसेज करना है, आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और आपको पैड नोट मिल जाएगा। आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, आपको जो है पैड नोट बराबर मिलते रहेगा और आपको सिर्फ क्यूआर कोड की तरफ से आपको जो है कुछ अमाउंट बताया जाएगा, वो अमाउंट आपको भेजना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग को एक ही चीज सबसे बड़ा चीज है, वो है ज्ञान। ज्ञान जब तक हम लोग का पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग संसार में क्या अधूरे रहते हैं। अब देखिए वहां पे भी आपको देखिए वहां पे एक साइड में जो है नंबर दिया हुआ है राहुल सर का, उस पर आप जो है मैसेज करके क्या नोट्स ले सकते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं हम लोग क्या, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ। मैंने बताया ना सत्याग्रह का सर्वोच्च जीता जागता जो स्वरूप है वो कौन है, महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी है। अब देखिए सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। सत्याग्रह का मतलब ही होता है क्या, सत्य बोलना, सत्य रहना, हिंसा अहिंसा से दूर रहना, समझ गए ना, सॉरी हिंसा से दूर रहना, अहिंसावादी बनना, समझ गए ना, मतलब हिंसा बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद देखिए गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने की ताकत की जरूरत नहीं होती। अगर आप जानते हैं, अगर आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप पे कोई अत्याचार कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उससे लड़िए, बस आप उसका सहन करते रहिए। एक समय आएगा कि वह खुद जो है आपको छोड़ देगा, आप पर अत्याचार करना बंद कर देगा। ये था गांधी जी का कहना। क्या था, ये था गांधी जी का कहना। उसके बाद देखिए
महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ। अब देखिए महात्मा गांधी जो है, आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो है क्वेश्चन डाला था, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में जो है महात्मा गांधी क्या भारत से सॉरी अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है ना। अफ्रीका से भारत लौटे थे कौन? महात्मा गांधी, ठीक है ना। कब? 1915 ईस्वी में। अब चलिए दूसरा है, गांधी जी के जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की जो भी उपन्यास पद्धति है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो सत्याग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे पहले चंपारण बिहार 1917 में दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला जो आंदोलन शुरुआत किया गया था वो किया गया था क्या? नील की खेती को लेकर। किसकी खेती को लेकर? नील की खेती को लेकर। और वो कहां पे? चंपारण में, चंपारण बिहार में। कब? 1917 में। कब किया गया था? 1917 में, याद रखिएगा 1917 में किया गया था। कहां पे किया गया था? तो चंपारण में किया गया था, बिहार में। मतलब चंपारण कहां पे? बिहार में है, ठीक है ना। अब देखिए किस खेती को लेकर? तो नील की खेती को लेकर। दूसरा पॉइंट देखिए, 1917 में खेरा गुजराती किसानों को कर के छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। अब देखिए 1917 में जो खेरा गुजरात में किसानों को उनके किसानों को जो है वहां पे जो लगान लगाया गया था उससे छुटकारा दिलवाने के लिए महात्मा गांधी ने वहां पर भी क्या किया? आंदोलन किया। क्या किया? आंदोलन किया। उसके बाद देखिए, फसल खराब हो जाने से लोगों में फ्लैम की महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। अब देखिए जब फसल खराब हो गया ना, महामारी के कारण से क्या हो गया? फसल खराब हो गया, जिस कारण से वहां के लोग क्या कर चुकाने के एकदम बिल्कुल ही सामर्थ्य में नहीं थे। तो उसी टाइम महात्मा गांधी ने क्या किया? वहां पे एक आंदोलन किया, ठीक है ना, खेरा गुजरात में, ठीक है। दूसरा, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद में 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। अब देखिए अहमदाबाद गुजरात में जो है 1918 में, कब? 1918 में जो है कपड़ा कारखाने में कपड़ा कारखाने में जो है मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। किसने? महात्मा गांधी ने। दूसरा चलते हैं, रॉलेट एक्ट, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। इसको आप बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख जाने का प्रावधान। मतलब कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने वाले इंसान पर जो है बिना मुकदमा चलाए उसको हम 2 साल क्या जेल में बंद कर सकते हैं। ये अंग्रेज का नियम था और बिना किसी प्रस्ताव के इस नियम को पास कर दिया गया था। इसे हम लोग काला एक्ट भी बोलते हैं, रॉलेट एक्ट को काला एक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए क्या रॉलेट एक्ट नियम को पारित किया गया था। क्या किया गया था? रॉलेट एक्ट नियम को, मतलब भारत में राजनीतिक गतिविधियों को, जो क्रांतिकारी थे उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है रॉलेट एक्ट को क्या किया गया? पारित किया गया। इसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था? रॉलेट एक्ट जो है अन्यायपूर्ण क्यों था आपको बता दें। भारतीयों की नागरिक आजादी पर प्रहार किया गया। उसके बाद भारतीय सदस्यों के सहमति के बगैर ये पास किया गया। मतलब भारतीय जो वहां के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जबकि 1885 में कांग्रेस बना था, आप सभी को पता ही होगा। कांग्रेस जो था उसका जो अध्यक्ष था उससे भी पूछा नहीं गया रॉलेट एक्ट के बारे में और उसे क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। इस कारण से भी, रॉलेट एक्ट के कारण से भी ये क्या नियम जो है बहुत ही दर्दनाक था, जिस कारण से इसको। अब देखिए इसके परिणाम क्या हुए, इसके परिणाम क्या सब निकले, परिणाम भी देखिए आप लोग, परिणाम क्या सब निकले इसके। अब देखिए रॉलेट एक्ट का क्या परिणाम हुआ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है ना। एग्जाम के लिए ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा। देखिए रॉलेट एक्ट के परिणाम देखिए, पहला 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ। एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ, उसमें बढ़ चढ़ के सभी हिंदू मुस्लिम ने क्या लिया? भाग लिया। विभिन्न शहरों में रैली हुए, जुलूस हुए। उसके बाद रेलवे वर्कशॉप में काम कर ने भी हड़ताल कर दिया। रेलवे जो फैक्ट्री लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, उसमें जो काम कर रहे थे भारत के वर्कर, उसने भी क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। उसके बाद
दुकानें बंद हो गई, बहुत सारी दुकानें जो मार्केट की थी वो बंद कर दी गई। स्थानीय नेताओं का को हिरासत में ले लिया गया। बैंक और डाकघरों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए। बैंक, डाकघरों और रेलवे स्टेशन पे क्या होने लगे? हमले होने लगे। इस एक्ट को जो पारित किया अंग्रेजों ने, अंग्रेज ने इस एक्ट को जैसे पारित किया, इस सब चीज को, इस एक्ट को जो है वापस लो, इसके लिए जुलूस निकाले गए। बहुत जगह जो है दुकानें बंद कर दी गई। बहुत सारे नेताओं ने मिलकर क्या जुलूस निकाले और बहुत सारे क्या कारनामे हुए। क्या सब? बैंकों और डाकघरों और रेलवे स्टेशन पर हमला बोल दिया। कौन? भारत की जनता ने, ठीक है ना, भारत के लोगों ने, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट का विस्तार, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये है रॉलेट एक्ट 1919 में विस्तार से कहता है इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिलिंग द्वारा, किसके द्वारा? इंपीरियल लॉजिस्टिक क्या लॉजिस्टिक काउंसिलिंग द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह नियम क्या किया गया? पारित कर दिया गया, जिस कारण से वहां के लोगों में जो है बहुत सारी क्या भावनाएं उत्पन्न होने लगी और वहां के लोग जो है बढ़ चढ़कर इसका जो है क्या विद्रोह करना शुरू कर दिए। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बैठ जाता है दिक्कत कर। अब देखिए इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्तियां प्रदान की। इस एक्ट ने जो है ना सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्तियां प्रदान की। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल बंदी बनाया जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट को विद्रोह में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। यही सब हो गया, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट को समझ लिए, ज्यादा नहीं समझना है हम लोग को, उतना ही समझना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड पे हम लोग चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ध्यान दीजिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन क्या 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर गोलियां चलवाई। क्या करी? गोलियां चलवाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। अब देखिए जो गोली चलवाया था वो कौन था? जनरल डायर था। जनरल डायर ने गोली चलवा दी। क्यों चलवा दी गोली? क्योंकि वहां पे शांतिपूर्वक जो है सभी आंदोलन कर रहे थे। किस चीज को लेकर? रॉलेट एक्ट को लेकर। इसलिए वहां पर जो है जनरल डायर को पता चला और जनरल डायर ने क्या किया? वहां पे जा लिया। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, जलियांवाला में चारों बगल से दीवार था, ऐसे करके दीवार था और एक ही गेट था। आदमी को जो है मेन गेट से ही जनरल डायर आया और अपनी फोर्स के साथ उन्होंने क्या हमला बोल दिया और गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लाखों हजारों आदमी मर गए, वहां पे घायल हो गए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, सभी कोई क्या हो गए? मर गए एकदम, बिल्कुल। समझ गए ना? ये वाला जो कांड था ना बहुत ही मतलब क्या बताएं, रोने का मन करने लगता है। इसी कांड को देखकर, इसी इसी चीज को देखकर भगत सिंह ने कसम खाई कि हम जो है देश के लिए अपनी जान तक निछावर कर देंगे, मगर अंग्रेज को अपने देश से भगा के रहेंगे। उसके लिए भगत सिंह शहीद भी हो गए। आप सभी को पता ही होगा, उसके लिए भगत सिंह शहीद भी हो गए। अब देखिए जलियांवाला बाग का जो है दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जस्ता जलियांवाला बाग में लगे मेले में शरीफ हो गया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने का रास्ता संकीर्ण था। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोलियां चलवा दी। दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। वे जो है हिंसा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी ने वापस ले लिया अपना आंदोलन, क्योंकि देखा सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। कोई अपना माँ खो दिया, कोई अपना बाप खो दिया, कोई अपना भाई खो दिया, कोई अपना बहन खो दिया। आप सैम बहादुर फिल्म देखे ही होंगे, कितना मस्त मूवी है।
विकी कौशल का, आप सभी जानते ही हैं। उस मूवी के देखिए, उसी इसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने जनरल डायर को उसके घर पे जाके, क्या उसके देश में जाके उनको मारा है, ठीक है ना। इसी फिल्म, इसी कहानी से वो प्रेरित हुए थे, इसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने ये कदम उठाया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, कुछ कुछ जो नॉलेज होता है हम लोग को मूवी से भी मिलता है, तो मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि आप मूवी नहीं देखिए, आप मूवी भी देखिए। मूवी भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना, देखिए, चित्रकला एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सर्वोच्च उदाहरण है ज्ञान का। चित्र जो है एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ज्ञान का। अगर चित्र से आपको ज्ञान मिले तो चित्र बहुत अच्छा चीज है, ठीक है ना। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या सब हुआ। भारत के बहुत सारे लोग, शहरों में लोग सड़क पर उतर आए, हड़ताल होने लगी और लोगों में पुलिस मोर्चा लगने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निम्रतापूर्वक और रवैया अपनाया तथा लोगों की अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़कों पर घिस कर चलने के लिए और सारे हसेबियों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। किसको? जो जो महात्मा गांधी के जो समर्थक थे उनको, सत्यवादियों को, मतलब कि सत्याग्रह का जो आंदोलन कर रहे थे उसको नाक घिसने के लिए मजबूर किया गया रोड पे। उसके बाद जानिए, उसको जब, मतलब कि ये चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते मुझे अंदर से दुख फील होने लगता है, क्योंकि इस चैप्टर में इतना जो है ना दुख है ना। अगर आप भगत सिंह मूवी देखिएगा, शहीद मूवी देखिएगा भगत सिंह का, तो आप इस सब फिल्म को देख के रोने लगे, क्योंकि इसमें बहुत क्या है, दुख भरी घटना है ये सब, ठीक है ना। अब देखिए, आगे चलते हैं। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरावाला पंजाब के गांव में बम बरसाया गया। गुजरावाला पंजाब के गांव में क्या किया गया? बम बरसाया गया। अब देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। ज्यादा प्रयास करूंगा अच्छी तरीके से आपको समझाने का। अब देखिए, खिलाफत का मुद्दा क्या निकला। अब देखिए, रॉलेट एक्ट के मुख्य आरोप की समिति तथा महात्मा गांधी को लगाए गए भारत के आंदोलन का विस्तार होना चाहिए था। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने का प्रयास किया। उसी टाइम में क्या हुआ, हिंदू खिलाफत का मुद्दा आगे आया। अब खिलाफत का मुद्दा क्या था, ध्यान दीजिए, खिलाफत का मुद्दा क्या था, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत आंदोलन क्या, इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं समझने देंगे, इंपॉर्टेंट चीज। खिलाफत शब्द का मतलब होता है खलीफा। क्या होता है खिलाफत शब्द का मतलब क्या होता है? खलीफा। अब देखिए, से निकला हुआ जो ओटोमन तुर्की का सम्राट होता है। खलीफा का मतलब होता है जो ओटोमन तुर्की का सम्राट हो, साथ ही इस्लामिक विश्व का क्या हो, आध्यात्मिक नेता भी हो। इस्लामिक विश्व का क्या हो, आध्यात्मिक नेता भी हो। उसके बाद प्रथम युद्ध में तुर्की की हार हुई थी, यह अफवाह फैल गई थी और तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाई थी। इसलिए खलीफा का तत्कालीन शक्तियों का रक्षा के लिए 1919 में अली बंधुओं द्वारा मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? खिलाफत समिति का गठन किया गया। जानते हैं, युद्ध में जो है तुर्की, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था, जिस कारण से जो है वहां के लोगों में अफवाह फैल गई। इसी कारण से तुर्की पर एक अपमानजनक जो है संधि थोपी गई। इसलिए उन्होंने क्या किया, खलीफा के तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में, मार्च 1919 में उन्होंने अली बंधुओं द्वारा मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया। उसके बाद महात्मा गांधी ने खिलाफत का मुद्दा उठाया। महात्मा गांधी ने क्या किया? खिलाफत का मुद्दा उठाया। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह असफलता के बाद महात्मा गांधी ने पूरे भारत में भी जन्मधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाने का पूरा प्रयास किया। इसी कारण से उन्होंने क्या, अखिल भारतीय आंदोलन का घेरा नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। हिंदू स्वराज के बारे में समझते हैं, क्या होता है हिंदू स्वराज। देखिए, इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगा मैं आपको बता दूंगा। और खिलाफत आंदोलन में बस आपको यही पूछेगा खिलाफत आंदोलन क्या है, कब किया गया था, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। हिंदू स्वराज देखिए, अब देखिए हिंदू स्वराज महात्मा गांधी द्वारा जो है, अब देखिए महात्मा गांधी द्वारा जो है क्या, लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। असहयोग आंदोलन, असहयोग क्यों, असहयोग आंदोलन को असहयोग क्यों रखा गया? आपने प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1919 से महात्मा गांधी ने लिखी है, जो कि भारतीय अंग्रेज राज इसलिए स्थापित हो पाया था क्योंकि भारतीयों ने उनका साथ दिया, उनका सहयोग किया, ठीक है ना। अगर यहाँ के राजा सहयोग नहीं करते अंग्रेज का, तो भारत पे अंग्रेज का हुकूमत नहीं होता। ये उन्होंने उस बुक में लिखा है, किसमें? स्वराज में।
ठीक है ना। उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी यहाँ 1 साल भी नहीं टिक पाएंगे, उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा अपना देश। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद कर दे तो वहां के अंग्रेज के पास जो है भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है, असहयोग आंदोलन के कारण। अब देखिए असहयोग आंदोलन के कारण क्या सब थे, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसे पॉइंट में लिखना है, ठीक है ना। प्रथम महायुद्ध, ये बीबीआई है, थोड़ा सा आप सभी के लिए बीबीआई है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम महायुद्ध के समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण और अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने पर मुकर जाना, रॉलेट एक्ट को पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित होना, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के मुख्य कुछ प्रस्ताव दिए गए थे, ठीक है ना। ये है मुख्य कारण, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। असहयोग आंदोलन के कारण क्या सब थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण होना, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने में मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में जो है कांग्रेस द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर देना, ठीक है ना। ये सभी क्या था, ये कारण था असहयोग आंदोलन का, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको साइमन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन जब भारत आया, देखिए साइमन कमीशन जो है भारत आया 1927 में, ब्रिटिश में साइमन कमीशन का गठन किया गया ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन भारत आने पर पूरे भारत में विद्रोह प्रदर्शन होना शुरू हो गया, जिसमें जो है क्या विद्रोह करने वाले पर जो है दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ। इसी के 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों में आह्वान किया गया कि वो संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। और नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930 में, देखिए नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930 में। अब देखिए क्या हुआ ना, 1930 में जो है नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन का मांग किया गया और जनवरी 1930 में महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबके में जुड़ी हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक को था, नमक को लेकर जो है मांग था, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा शुरू की गई और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन, और यह घटना सभी अभिज्ञ आंदोलन की शुरुआत थी। मतलब 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक बनाकर जो है उन्होंने नमक कानून को भंग कर दिया और सविनय अभिज्ञ आंदोलन का क्या किया, प्रारंभ किया। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए गांधी इरविन समझौता की विशेषता। 5 मई 1931 को गांधी ने इरविन समझौता की सविनय अभिज्ञ आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को निष्पक्ष जांच की गई, नमक पर लगाए गए सभी कर हटा दिए गए। आंदोलन में किसने भाग लिया, इस पर जो है देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अभिज्ञ आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपनी अनुयायी के साथ क्या किया, आंदोलन का शुरुआत किया और यात्रा प्रारंभ की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सविनय अभिज्ञ आंदोलन की मुख्य घटनाएं, सविनय अभिज्ञ आंदोलन की मुख्य घटनाएं, ये इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। देखिए सविनय अभिज्ञ आंदोलन की मुख्य घटनाएं क्या थी। देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन हुआ, देश के सभी हिस्से में क्या हुआ, नमक कानून का उल्लंघन हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर पैकेटिंग किया गया, वन कानून का उल्लंघन किया गया। क्या किया गया, वन कानून का उल्लंघन किया गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेन चीज क्या है हम लोग का, ध्यान सुनिएगा, ये चीज है। देखिए सविनय आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस नेता को हिरासत में ले लिया, नर्मदा दमन किया, निर्मित दमन किया, शांतिपूर्वक सत्याग्रह पर आक्रमण किया, महिलाओं और बच्चों की पिटाई की, लगभग 1 लाख आदमी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। क्या, कौन सा आंदोलन, सविनय अभिज्ञ आंदोलन में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे क्या हो गया, इसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। सभी के आंदोलन में बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जिस कारण से ये आंदोलन जो है बहुत ही पावरफुल बन गया और सरकार ने ये जो है क्या, सरकार का दमन करना शुरू कर दिया। सभी ने आंदोलन की बहुत सारी भूमिकाएं होने लगी। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम लोग।
इस प्रकार से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या शुरुआत हुआ और हमें जो है क्या आजादी मिल गई। अब देखिए यहाँ पे हमें आजादी मिलने वाली है। ये रहा सविनय अवज्ञा की सीमाएं। अनुसूचित भागीदारी नहीं थी क्योंकि ये आंदोलन जो था कांग्रेस के इनके हितों की अनदेखी कर रहा था। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखा गया। 1920 के दशक में मध्य कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों में आने वाली जो है बट गया। दो भागों में कांग्रेस टूट गया, ठीक है ना, टूट गया। एक में आ गए जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, ये सभी आ गए थे नेता। उसके बाद पूर्व संधि के साथ साथ जो है प्रावधान भी किए गए। इसमें निम्नलिखित वर्गों जिन्हें बाद में सूचित नाम से जाति के नाम से जाना गया, और उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस से विधायक भी पारित किए गए। उसके बाद सामूहिक अपनेपन का भाव, ये कारक उन भारतीयों के लिए अपनाया गया जो कि सामूहिक अपने भारत के लिए एक करना चाहते थे। उसके चित्र एवं प्रतीक, भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली और लोक कथाएं गीत के द्वारा जो है बहुत सारी घटनाओं को ध्यान दिया गया। हमारा देश जो है फाइनली जो है आजाद हो गई। अब देखिए वंदे मातरम जैसे उदाहरण के लिए झंडा बनाए गए। 1905 में जो है झंडा बनाया गया था। 1905 में जो बंगाल में जो है क्या स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है झंडा बनाया गया था, हरा पीला लाल, जिसमें 8 कमल थे। 1921 में महात्मा गांधी ने बनाया सफेद हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया। इतिहास का पूर्ण व्याख्या हम सभी को मिलता है। और वंदे मातरम जो है 1870 के दशक में बंकिम चंद्र के द्वारा जो है ये गीत लिखा गया था, और इसी गीत ने जो है देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर इससे रिलेटेड आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर जो कि आपको ये है, हमारे दिए गए नंबर जो कि ये है, आप इस पे आइए और इस पे जो है कॉल कीजिए, या कॉल नहीं कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद जो है आपको नोट्स चाहिए तो पेड नोट्स लगेगा। आप इसी नंबर पे आपको फोन पे करना है, कितना करना है वो आप मैसेज कीजिए, मैं बता दूंगा। एक एक्यूरेट अमाउंट आपके लिए रखा गया, आपको सारी सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। किससे? एनसीईआरटी सोशल साइंस वाले चैनल से। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बढ़िया से टॉपिक में आप सभी के लिए और एक नए अंदाज में। जय हिंद साथियों, और खुश रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए।